गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल हम लोग हमें पता है कि हम लोग सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवाइज करते हैं, तो इसलिए आज भी हम वही करेंगे। कल का जो हमने पढ़ा हो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो कल हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम देखा था, मोमेंटम क्या होता है, और फिर डेरिवेशन देखी थी कि कोई फोर्स जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसे कैलकुलेट कैसे करना है, या किस बॉडी पे कितनी फोर्स एग्जर्ट करनी है हमें उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसके लिए डेरिवेशन हम लोगों ने देखी थी। फार्मूला था F=ma, वो हमने डिराइव किया था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो जो है वो बराबर होती है जो उस बॉडी के अंदर उसके मोमेंटम का चेंज होगा उसके बराबर होती है। मगर मतलब ये है कहने का कि अगर हम उस जो बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है उसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने उस बॉडी के ऊपर एग्जर्ट करी है। उसके बाद अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम आ गया। तो मोमेंटम क्या होता है, कोई किसी बॉडी की मोशन का मेजरमेंट, मतलब कोई बॉडी किसी बॉडी ने कितनी मोशन गेन करी हुई है उसे क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो इसे भी मेजर किया जाता होगा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता होगा। तो ये दो चीजों पे, दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एक उस बॉडी का मास और दूसरा उस बॉडी की वेलोसिटी। अब दो पैरामीटर्स हैं, मास तो हमेशा किसी बॉडी के लिए कांस्टेंट ही रहता है। जब हम किसी फिक्स्ड बॉडी को स्टडी करते हैं तो दूसरी चीज मतलब फिर अदर वेरिएबल क्या बच गया, चेंज होने वाली चीज, वो बच गई उसकी वेलोसिटी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हर वेलोसिटी के साथ साथ में उसका क्या होगा, मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। और अगर एक ही वेलोसिटी के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं तो हर एक मास का मोमेंटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मोमेंटम और इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उल्टा वो बॉडी हमारे ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब एक रिएक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है। जो लोग हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे एक्शन कहते हैं, वो बॉडी हमारे ऊपर वापस रिटर्न में फोर्स एक्सर्ट करेगी उसे रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी भी हमारे ऊपर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख लो, जैसे आप किसी बॉल को ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, वो बाउंस होके वापस आता है, ठीक है कि वो बाउंस होके वापस आता है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्राउंड के ऊपर हिट करता है तो वो एक तरह से एक्शन, मतलब एक फोर्स एक्सर्ट करता है ग्राउंड के ऊपर, तो इन रेस्पॉन्स ग्राउंड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है वापस से उस बॉल के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो बॉल दोबारा से बाउंस हो जाता है। या जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब गन से बुलेट निकलती है, मतलब जब कोई बंदा बुलेट फायर करता है, जैसे रिवॉल्वर से करेगा तो हैंड में होगी, वरना जो बड़े बंदूक होते हैं यहाँ से सपोर्ट करके रखना पड़ता है, अगर लूज छोड़ेंगे तो वो गन्ने को डैमेज भी कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बुलेट गन से बाहर निकलती है तो वो बहुत हाई मोमेंटम के साथ जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा साउंड बाद में कान तक पहुंचते पहले बंदा गिर चुका होता है, जब इसको बुलेट लगती है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो इस मोमेंटम की वजह से क्या होता है कि बैकवर्ड फोर्स सप्लाई होती है, मतलब जो हम भेज रहे हैं बुलेट आगे तो निकल रही है, मतलब वो एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर, वापस से गन के ऊपर, जिसकी वजह से गन जो है वो वापस आती है, मतलब बैकवर्ड आती है, उसे रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं। जो वापस आना है उसे रिकॉल कहते हैं, वो जिस वेलोसिटी से वापस आती है उसे रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं। ये मास पे डिपेंड करती है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें रिकॉल वेलोसिटी कम होगी, जितना मास कम होगा उतनी रिकॉल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझ लो, एक्शन रिएक्शन को किस तरह से ये काम करते थे। जैसे जो रॉकेट्स वगैरह जो रोवर्स वगैरह स्पेस में लॉन्च करते हैं, वो रॉकेट्स में लॉन्च करते हैं ना, तो वो क्या होता है, जब वो लॉन्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक मतलब वो जब लॉन्च हो रहे होते हैं तो वो एक जेट के थ्रू क्या फेंकते हैं, वो नीचे वो
हॉट फ्लू गैसेस को नीचे फेंकते, मतलब वो एक तरह से फ्लेम को नीचे फेंकते। तो वो होता क्या है, जब वो फ्लेम वहां से निकल रहा होता है, मतलब उसके वो थ्रस्टर से, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, जब वो खुद तो बाहर की तरफ आ रहा होता है हाई प्रेशर के साथ, मगर वो जिस प्रेशर से वो आ रहा होता है या जिस प्रेशर से वो अंदर से निकल रहा होता है थ्रस्टर से, तो उसे कहते हैं एक्शन। और जो वो बैकवर्ड में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसे कहते हैं रिएक्शन। और इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से वो जमीन से ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। अब उसका वेट तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी थ्रस्टर की जो है कैपेसिटी है, या वो उसे जो जिस प्रेशर से बाहर फेंकेगा फ्लू गैसेस को या उस हॉट गैस को, तो वो ज्यादा रखनी पड़ती है। ये तो हो गया क्या, एक्शन रिएक्शन, मतलब साइकिल न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल हमने मोमेंटम देखा था, आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव नहीं कर रही है। एक्सटर्नल फोर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम एक, जिस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, वो सिस्टम कहलाता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे हम कार की बात करें, हम उसकी वेलोसिटी को, उसकी एनर्जी को, उसको स्टडी करेंगे, उस चीज को, उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी कार जो हुई वही एक कार, तो वो कहलाएगी हमारा सिस्टम। और जो रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स है, मतलब एयर है, उसके आसपास के चलने वाले लोग वगैरह हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका सराउंडिंग कहलाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो उसका टोटल मोमेंटम जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब उस सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए, कोई बॉडी मूव करते करते रुक जाए, कोई रुकी हुई मूव करने लग जाए, तो नेट मोमेंटम जो है वो ओवरऑल सिस्टम का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसकी आप एग्जांपल ऐसे समझ लो कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट थे, ये वाला रेस्ट में था और ये वाला मूव कर रहा था, मतलब जब ये वाला रेस्ट में था और ये वाला मूव कर रहा था, ये जब मूव करने वाला सपोज आके इसने हिट किया, तो क्या होगा, मतलब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। या तो ये रुक जाएगा, या ये बैकवर्ड जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, और ये आगे बढ़ेगा कुछ वेलोसिटी के साथ। मतलब ये कोलिजन है, इसे कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन के भी दो तीन टाइप होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, वो मास वगैरह पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो मैं नहीं बता रहा, वो थोड़ा 11th क्लास का कंसेप्ट है। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ लो। जैसे ये बॉडी किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रही थी, इसने इस बॉडी को हिट किया, अब इसकी एनर्जी जो है वो आगे चली जाएगी। अब चाहे ये रुक जाए, चाहे ये कुछ इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, आगे बढ़े या पीछे बढ़े, मतलब इसकी जो एनर्जी का लॉस होगा उसकी वजह से इस बॉडी में मोमेंटम आएगा। अब जो जितना इस बॉडी के मोमेंटम का लॉस हुआ है, उतना ही इस बॉडी में मोमेंटम का इंक्रीज होगा। मतलब टोटल मोमेंटम इसका पहले 0 था, इसका मोमेंटम कुछ था, मान लो P था इसका मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P1 था इस बॉडी का मोमेंटम। अब इसने आकर इसे सब्ट्रैक्ट किया, मान लो ये बॉडी रुक गई और इसने अपना सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दी, इसमें मोमेंटम आ गया, इसमें मोमेंटम P2 आ गया। अब जो मोमेंटम इस बॉडी का P1 था और इस बॉडी का P2 था कोलिजन के बाद, तो वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब P1 इक्वल टू P2। आगे समझ। तो मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है जब तक के कुछ कंडीशंस हैं इसके ऊपर कि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए थोड़ी सी डेरिवेशन है कि मोमेंटम की, मतलब इसको प्रूव करना है कि मोमेंटम किस तरह से एक्सप्लेन रहा है। वो मैं कल की तरह, जैसे मैंने कल फोर्स ड्राइव करी थी पेज के ऊपर लिखे, तो सेम टू सेम वैसे ही वो भी आज हम करेंगे। तो हमने सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इन रिस्पॉन्स को हमें बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। इसकी एग्जांपल देके मैंने समझाया कि जब हम गन से बुलेट शूट करते हैं, तो जब वो बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो वो एज ए रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है वापस से गन के ऊपर, तो इसकी वजह से गन को धक्का लगता है पीछे की तरफ। जब हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो जो थ्रस्टर होता है उससे जो फ्लू गैसेस बाहर निकल रहे होते हैं, या वो जो अंदर से हम उस चीज को फेंक रहे हैं वो फोर्स एक्सर्ट करके हम लोग फेंक रहे हैं, तो इन रिएक्शन क्या करता है वो थ्रस्टर, वो ये हॉट फ्लू गैसेस एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा जो है रॉकेट है वो स्पेस में लॉन्च हो जाता है। कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम जो है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, तो जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो जाए। अब इसी चीज को हम लोग क्या देखेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलो पेज के ऊपर आ जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पेज पे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लिखा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F,
ठीक है। ये हम किस लिए एग्जर्ट कर रहे हैं, ताकि ये बॉडी जो है इसमें मोशन आ जाए, ये रेस्ट में थी तो इन रिस्पॉन्स जाए इसके अपोजिट में, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उल्टा वो बॉडी हमारे ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगी हमारे ऊपर। अगर ये एक्शन फोर्स है तो बॉडी क्या करेगी, पूरी एक्शन फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई करेगी। ये एफ आर है, एफ ए और एफ आर। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या होगा, एफ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ रिएक्शन। ये तो हो गया इनका मैग्नीट्यूड। अब जब इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये डायरेक्शन आ जाती है। देखो ये इस एक्सिस की तरफ था, देखो ये पॉजिटिव साइड की तरफ आ रहा था, तो ये होगी इसकी एक्शन की डायरेक्शन एफ ऑफ ए। अब रिएक्शन की साइड आ रहा है इस तरफ, तो दोनों अपोजिट है ना 180 डिग्री के, तो इसीलिए इसके उसके ऊपर माइनस साइन आ गया। ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है मगर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने पहले कहा, डेफिनेशन तो मैंने एक्सप्लेन करती थी कि कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम जो है वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी ये हमारा एक ब्लॉक है, बॉक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब मान लो ऑब्जेक्ट 1 जो था वो रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट 2 जो था, ऑब्जेक्ट 1 जो था वो मोशन में था, ऑब्जेक्ट 2 जो था रेस्ट में था, और मास ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ 2। ठीक है, मतलब दोनों के मास क्या है, डिफरेंट है। अब इन दोनों ने क्या किया, ये मूव करते हुए यहाँ पे क्या, और इन्होंने कोलाइड किया। कोलाइड मतलब एक दूसरे के साथ टक्कर खाई दोनों ने। तो अब जो ऑब्जेक्ट 1 था, मान लो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, P1, और ऑब्जेक्ट 2 था जब वो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, P2। अब P2 ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, जिसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब ये दोनों कोलाइड हुए, ठीक है, अब मास डिफरेंट है, तो इनके कोलिजन के बाद भी इनमें से कोई भी रेस्ट में नहीं आएगा, ये भी मोशन में होगा और ये भी मोशन में ही रहेगा। अब मान लो मोमेंटम ये कोलाइड होने के बाद दोनों का मोमेंटम, एक का P1 डैश हो गया और दूसरे का क्या हो गया, P2 डैश हो गया। ठीक है, अब पहले बॉडी का इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था, इसमें दो ही ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1 और 2। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था, P1। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट P2 जो था वो रेस्ट में था और उसका मोमेंटम क्या है, 0 है। अब सेकंड केस क्या है कि दोनों ने कोलाइड किया है और कोलाइड होने के बाद उनका मोमेंटम चेंज हुआ है। एक का मोमेंटम P1 डैश और P2 डैश है। P1 डैश जो है वो इस P1 से कम होगा, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के कोलिजन की वजह से दूसरे में मोमेंटम आया है ना, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी एनर्जी लॉस करी होगी ऑब्जेक्ट 1 ने, जिसकी वजह से एनर्जी का इसमें ट्रांसफर हुआ होगा और इसने मोमेंटम गेन किया होगा, ये मूव करने लगा। अब इन दोनों का जो सम होगा या इन दोनों का जो नेट मेजरमेंट होगा, ठीक है, ओवरऑल जो मोमेंटम होगा इन दोनों का कैलकुलेट करने के बाद वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट 1 के मोमेंटम के बाद। मतलब जो P1 था वो किसके बराबर होगा, P1 डैश प्लस P2 डैश, क्योंकि इसी मोमेंटम की वजह से ये दो मोमेंटम जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी भी सिस्टम के अंदर ही है ना, पहले मोमेंटम P1 था और अभी क्या है, अभी भी P1 ही है, मगर वो P1 किसके बराबर है, P1 डैश और P2 डैश के बराबर। तो नेट मोमेंटम फिर भी तो सिस्टम का कंजर्वेड ही है, P1 डैश और P2 डैश फिर से किसके बराबर है, P1 के ही बराबर है। अभी भी सिस्टम का मोमेंटम P1 ही है। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मान लो कि जब इसने कोलाइड किया तो इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 और v1, u2 मान लो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ua, फाइनल वेलोसिटी होगी ub। इसकी इनिशियल वेलोसिटी uava, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub और फाइनल वेलोसिटी होगी ub। और इसका मास क्या है, ma, इसका मास है mb। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे, कोलाइड की वजह से जो इसमें मोमेंटम का चेंज होगा 1 वाले में, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स, इसमें जो फोर्स आएगी उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ ए बी, जो होगा चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मास इनटू v ऑफ a माइनस u ऑफ a अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एक फोर्स एग्जर्ट होगी, इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, तो वो किस तरह से होगा, उसे क्या कहेंगे, एफ ऑफ बी ए। मतलब ये फोर्स, ये एक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, एक्शन फोर्स किसकी वजह से है, ऑब्जेक्ट बी की वजह से है। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स एग्जर्ट करी है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, तो ये किसके बराबर होगा, एम ऑफ बी
वी ऑफ बी माइनस यू ऑफ बी कितने टाइम के लिए लॉस्ट किया है इन लोगों ने, टी टाइम के लिए। अब देखो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं, मतलब एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, ये तो हो गया इक्वल होने का। अब अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो मतलब एक के साथ माइनस साइन आएगा। अब दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब ये वाली और ये वाली इक्वेशन क्या है वो बराबर है, मतलब एम ऑफ ए टाइम्स वी ए माइनस यू ऑफ ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम ऑफ बी टाइम्स वी ऑफ बी माइनस यू ऑफ बी अपॉन टी माइनस साइन के साथ। अब ये टाइम और ये टाइम कैंसिल हो जाएंगे, इस ये माइनस साइन की वजह से ये प्लस बनेगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब एम ऑफ ए वी ऑफ ए माइनस एम ऑफ ए एम ऑफ ए यू ऑफ ए इक्वल टू एम ऑफ बी वी ऑफ बी माइनस एम ऑफ बी यू ऑफ, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अभी देखो एम ऑफ ए वी ऑफ ए यहाँ पे प्लस साइन के साथ है और एम ऑफ बी वी ऑफ बी यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। जब इक्वलिटी की इस तरफ लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, मतलब ऐसा एम ऑफ ए वी ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी वी ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन के साथ है तो ये इस तरफ लेके जाएंगे ये प्लस बन जाएगा, मतलब एम ऑफ ए यू ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी यू ऑफ बी। ठीक है, अब ये तो हो गया, देखो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये हो गया इनिशियल ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मतलब P1 डैश P2 डैश। अब ये देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए जिसको हमने P1 रखा था और ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी जिसको हमने P2 रखा था। अब P2 0 था तो मतलब इसका रिजल्ट ये क्या हो गया 0। अब बचा क्या P1, अब वो किसके बराबर आ गया P1 डैश और P2 डैश के, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जो टोटल मोमेंटम जो होगा उस सिस्टम का कंजर्व रहता है। P1 मोमेंटम जो है वो सम होगा किसका P1 डैश प्लस P2 डैश का कोलिजन होने के बाद। तो अभी हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।